तो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे बच्चों। आज जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन। तो जैसे कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ही बता रहा है कि रिकग्निशन के बारे में बात कर रहा है रेवेन्यू की, लेकिन ये जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की हम बात करें, वो बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स में कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा। तो अगर A7 कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स में कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा हमें सिखाता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर AS9 में आ सकता है? नहीं। अगर कोई और स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात कर रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, तो जिसको भी वो एप्लीकेबल है वो उसको फॉलो करेंगे बच्चों। और जहां पे अगर हमको दूसरे लोग, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉयर कि वो कैसे करेंगे रेवेन्यू, दे विल कम अंडर AS9। तो इसीलिए इसे एक जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है बच्चों। नाउ एक्चुअल में टाइमिंग और क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है बेटा। तो रेवेन्यू हम कहां रिकॉग्नाइज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमको जो चीज डिस्कस करें, पहले तो हम ये बात करेंगे कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, और उसके बाद एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। नाउ रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। व्हाट इज कैश? कैश सेल्स हुआ तो वी आर गोइंग टू पास एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। What is the receivable debtors account debited to sales account? What is other consideration that is car account debit to sales? बोलेंगे सर कार अकाउंट डेबिट, हाँ हाँ, कि देखो कोई कैश में नहीं है क्योंकि वो कैश में आ जाएगा, यहाँ पे रिसीवेबल क्रेडिट सेल हो गया बेटा। अदर कंसिडरेशन मतलब ना ही तो कैश आई ना ही तो कैश आने वाली, तो हमने कोई गुड्स बेचे उसके बदले में हमने क्या ले ली? कार ले ली बच्चों। ओके, तो दैट इज अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फर्नीचर अगर बेचे, तो मेरा फर्नीचर का बिजनेस नहीं, तो मैंने कोई फर्नीचर बेचा तो वो AS9 में नहीं आएगा, वो AS10 में आएगा बेटा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई फर्नीचर का किसी का बिजनेस है, उसने फर्नीचर बेचा तो AS9 में आएगा क्योंकि उसकी वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी बेटा। तो ये कहते हैं कि रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो, मतलब कोई अगर कैश डिस्काउंट रहा तो वो पीनल में जाएगा अलग से, वो इसमें से माइनस नहीं करा जाता। ट्रेड डिस्काउंट का इसमें से माइनस करते उस पर हम बात करेंगे। तो रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो, हम बहुत सारे आइटम्स आगे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सबके बारे में बात करूंगा। तो हम किसे कहते हैं कि रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल अदर कंसिडरेशन अराइज इन द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कि कोई गुड्स बेच रहे या कोई सर्विस प्रोवाइड करे, या यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज, हमारी रिसोर्सेज किसी ने यूज करा उसकी वजह से बच्चों हमको इंटरेस्ट मिला, रॉयल्टी मिली या डिविडेंड मिला, उसके बारे में भी हमें AS9 कवर करता है बच्चों। तो हम अब ये तीन चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू मीन बाय सेल ऑफ गुड्स, व्हाट डू मीन बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विस, एंड व्हाट डू मीन बाय यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स ईयरली, इसका मतलब क्या होता है। ओके, नाउ हियर अब हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स पे आएंगे, लेकिन एक छोटी सी दो चीज के बारे में कहना बेटा। एक कंसेप्ट होता है एजेंसी रिलेशनशिप। और इस एजेंसी रिलेशनशिप कभी कभी ऐसा होता है कोई मीडिएटर रोल प्ले करता है, तो एक्चुअली वो एजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर प्लेस करे, पिज्जा ऑर्डर किया बेटा, आपने ऑर्डर प्लेस करे पिज्जा हट से, लेकिन थ्रू द जोमेटो के ऐप से करे। तो जोमेटो ऐप में आपने 1000 रुपीज सपोज पे करे बेटा, और वो अपना 200 रुपीज कमीशन लेगा जोमेटो ऐप, और वो 800 रुपीज सपोज किसको दे देंगे बच्चों? पिज्जा हट वाले को। तो रेवेन्यू जोमेटो वाला कितना रिकॉग्नाइज करेगा? 200, जो उसका कमीशन है बेटा। उसका रेवेन्यू 1000 नहीं है, उसका कमीशन सिर्फ 200 है, क्योंकि वो कोई फूड प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिलीवर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? थर्ड पार्टी का रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है, तो मीडिएटर का रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है। तो वो अपनी सिर्फ कमीशन को ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। तो हमसे कहता है इन एजेंसी रिलेशनशिप रेवेन्यू इज द कमीशन अमाउंट नॉट द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। तो क्या उसका रेवेन्यू होता है? दैट इज द कमीशन अमाउंट। नाउ अगर AS7 में एक और चीज ख्याल रखें, क्या AS7 में कुछ चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि AS7 एप्लीकेबल होता है। हायर परचेज लीज एग्रीमेंट को AS19 एप्लीकेबल होता है, तो वो अपना कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? AS19 में बताया। गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो कैसे रिकॉग्नाइज करो? AS उसके लिए हमको 12 बताता है। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के भी AS9 उसको एप्लीकेबल होता नहीं है। तो इन जगहों पे AS9 एप्लीकेबल होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि जैसे कोई और AS उसके बारे में बात करते तो वो फॉलो कर लेंगे, एक जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रैक्टिस है या कोई दूसरा एक्ट इसका एप्लीकेबल होता है, तो उस जगहों पर भी हमें AS9 एप्लीकेबल नहीं हो, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेटा। अब मेन चीज पर हम लोग आते हैं, हमको जो यहाँ पे डिस्कस करने के तीन चीजों के बारे में बात करने के, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, यूज बाय अदर, इसका मतलब क्या होता है। तो विल स्टार्ट विथ व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स बेटा, हमने कोई गुड्स बेचे तो हम कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें? कहते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन, कब?
द सेलर ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर ए प्राइस, मतलब उसने ओनरशिप ट्रांसफर करा फॉर ए प्राइस, ऑब्वियसली कुछ कंसिडरेशन हम उसमें लेंगे, तो हमने प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए कुछ पैसों के लिए, ऑब्वियसली फॉर द कंसिडरेशन, और significant risk and reward of ownership to the buyer and the seller retains no effective control over the goods typically associated with ownership। वो कहता है कि हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करे, हो सकता है बेटा कि टाइटल पेपर में ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन हमने सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, तो भी इसको हम सेल्स मानेंगे। तो कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे सेलर इट इज नो इफेक्टिव कंट्रोल, सेलर का उस पर कोई कंट्रोल नहीं, मैंने कोई आपको गुड्स बेच दिया बेटा, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं, इवन तो पेपर पे ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर करा, मेरा कोई कंट्रोल नहीं, आपका कंट्रोल है, इससे भी हम सेल्स माने। तो कहते हैं मींस ओनरशिप नॉट दी ट्रांसफर बट रिस्क एंड रिवॉर्ड हैव बीन ट्रांसफर्ड। ओके, समझते ही कहते हैं बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे कि सर ये नोट्स तो बेटा ये नोट्स आपको रैपिड जिस पर बहुत नॉर्मल, ₹1 का प्रॉफिट नहीं उसमें, आई थिंक 399 कितने की वेबसाइट पे, मुझे ख्याल भी नहीं, कलर्ड बुक है उसमें, कुछ भी डिस्पैच करो बुक्स उसमें ज्यादा मतलब चार्जेस लगते हैं, कोरियन ऑल है, सिर्फ इतना है कि वो हार्ड कॉपी मतलब पीडीएफ आई कैन गिव, बहुत मेहनत की है इसके पीछे, तो इफ यू वांट इट तो आप वेब, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं बेटा। ओके, नाउ लिसन केयरफुल, तो हमसे ये कहते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे हमने ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी फॉर ए कंसिडरेशन, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने क्या करे यहाँ पे ट्रांसफर करे। अब वो कहते हैं बच्चों यहाँ पे कि नो, ये जो पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट जो बॉक्स में बेटा वो हर जगह कॉमन है, आई मीन टू से सेल ऑफ गुड्स हो गया, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो गया, यूज बाय अदर्स हो गया, हर जगह ये कॉमन रहेगा। क्या? नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब अमाउंट में कुछ भी अनसर्टेनिटी, हमको अनसर्टेनिटी नहीं है, हमको पता है कि कितना अमाउंट सेल करने बाद मिलने वाला है, और एट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, मतलब जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ये रीजनेबल है कि अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा, हमें उससे मिल जाएगा कस्टमर से पैसा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज बेची और उससे हमको कलेक्शन ही नहीं होना, हमें अमाउंट भी पता है बेटे और कलेक्शन भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि मैंने कहा कि आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट 2011, बहुत साल हो गए मेरे को सीए बना, जब सीए बना तब, अब उसके बाद मैं हर साल बहुत से रिटर्न फाइल करता हूँ, और बहुत से रिटर्न ऑफिस में जब रिटर्न फाइल अब तो नहीं करता उतना, लेकिन रिटर्न इनकम टैक्स के फाइल होते हैं, तो कुछ रिलेटिव्स है मेरे, और रिलेटिव्स के रिटर्न के मुझे पता है पैसे नहीं है, मैं मांगता भी नहीं, वो देते भी नहीं, मेरे को पता है, तो हम लोग क्या उसका कभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते कि नहीं, वो बस ऐसी है, ठीक है, ओपन ऐसी सेवा कर रहे हैं बस उनकी, ठीक है। तो एनीवेज, तो अल्टीमेट कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, अगर वो है तो ही रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, नाउ अब उसके बाद रेंडरिंग ऑफ सर्विस, अगर सर्विसेज का केस हो, 2 कैटेगरी में सर्विसेज बटी हुई बेटा, एक प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और एक कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। व्हाट इज प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड? कुछ सर्विस ऐसी होती है बेटा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पार्ट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट एग्जांपल इज टीचिंग। तो हम लोग एक ऐसा होता है कि एक दिन में आया और पूरा का पूरा सी एंटर का एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट कर, ऐसा नहीं होता बेटा, तो मैं आया और मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाया जाता है, तो क्या मोर देन 1 एक्ट इन्वॉल्व, तो मोर देन 1 एक्ट तो उसे कहते हैं प्रपोर्शनेट, तो रेवेन्यू हम उतना ही रिकॉग्नाइज करते हैं जितने प्रपोर्शन हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन 1 एक्ट, recognize revenue proportionately when with the degree of कमी, जितने भी हमारा काम हो गया जितने परसेंटेज, उतने परसेंटेज हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते। कब? प्रपोर्शन कंप्लीशन मैथड। तो अगर मैं कहूं कि बैच थी सपोज आपकी 3 मंथ्स की, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 12,000 रुपए फीस थी, तो नहीं कितने, यस नहीं 9,000 रुपीज फीस थी, पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 टू रेवेन्यू 6,000 टू इनकम रिसीव इन एडवांस। क्यों बेटा? क्योंकि इसकी सर्विस अगले साल प्रोवाइड करने वाले। देन विल डेबिट इनकम रिसीव इन एडवांस, उस लाइबिलिटी को कैंसिल करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हम कर देंगे बच्चों। अब एक होता है कि हम लोग जितना परसेंटेज हमारा काम हो उतना रिकॉग्नाइज कर, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। लेकिन कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे आपको सिंगल एक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया, तो ये बोलेगा कि आज मैं ऑपरेशन किया, आज ओपन हार्ट सर्जरी, आज हार्ट ओपन कर, तो कल आके मैं ऑपरेशन करूंगा, परसों में बंद करूंगा हार्ट को, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना वो, तो सिंगल एक्ट यहाँ पे रिक्वायर होता है बेटा। तो वो हमसे यहाँ पे कहता है इस केस में क्या, जब सब्सटेंशियली सारी सर्विसेज हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। बोलता है परफॉर्मेंस कंसिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल एक्ट, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड सब्सटेंशियली कंप्लीट, मतलब वो काम हो चुका है या लगभग सारा काम हो चुका है, या लगभग सारा काम बच्चों हम लोग का हो चुका है, या लगभग सारा काम हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे कहता है दैट हियर, तो हमने प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में क्या होता है, मोर देन 1 एक्ट है बेटा, और कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में कि परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट, सिंगल एक्ट है, मतलब एक ही एक्ट है, और जैसे ही एक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी पे, अदर रिसोर्स रेवेन्यू, हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कब रिकॉग्नाइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो दैट इज नथिंग बट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही होता है बेटा, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया कि टाइम जितना गया और जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस समय में उस पर कैलकुलेट करो। ठीक है भाई। रॉयल्टी कैसे कब रिकॉग्नाइज करो? दैट इज ऑल्सो एन अक्रूवल बेसिस हियर, ऑल्सो एन अक्रूवल बेसिस हियर in accordance with the agreement terms here, okay? Recognize on accrual basis in accordance with agreement terms। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई हमको रॉयल्टी मिली, आपने कोई बुक लिखी बेटा, उसमें आपको रॉयल्टी मिली, कोई पब्लिशर से बोला कि मैं आपकी बुक प्रिंट करके उसको मार्केट में बेचूंगा, तो हमने रॉयल्टी, तो आपका अग्रीमेंट क्या तय हुआ कि हर कॉपी के बेचने पे कितना पैसा आपको देगा बेटा, ओके? तो आप अक्रूवल बेसिस पे रहेगा, अगर 100 कॉपी बिकी तो 100 पे, लेकिन अग्रीमेंट कितने पर कॉपी कितना देगा ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है। Now, basically आपका इंटरेस्ट इज ऑल्सो अक्रूवल बेसिस, बट दे यूज द वर्ड टाइम एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो आप भी वही वर्ड यूज करोगे। डिविडेंड जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जब राइट टू रिसीव हैज बीन एस्टैब्लिश, ओके, जब कंपनी ने डिक्लेयर कर दी डिविडेंड, तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बच्चों, ओके, जब डिक्लेयर करी। नाउ अनसर्टेनिटी आई रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अनसर्टेनिटी कब आई? आफ्टर द सेल और सर्विस, मतलब हमने सेल हो गया, सर्विस प्रोवाइड कर चुके, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके, बाद में अनसर्टेनिटी, मेक द प्रोविजन, दैट इज नथिंग बट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ सेल है, मतलब जब गुड्स हमने बेचे, सर्विस प्रोवाइड कर, जब भी अनसर्टेनिटी है बेटा, तो हम पोस्टपोन करके रखेंगे, जब सर्टेन होगा कि पैसा मिल जाएगा तो जब भी हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे बेटा। इफ कंसिडरेशन इज नॉट डिटरमिनेबल, जो कि बहुत नेग्लिजिबल चांस है, अमाउंट पता ही रहता है, अगर सपोज अमाउंट नहीं पता जो आपने सेल करो इस आइटम का बेटा, तो आप पोस्टपोन कर देते हो रिकॉग्निशन, जब सर्टेन होगा जब भी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, सिंपल। नाउ आप यहाँ पे हमको अराउंड 9 पॉइंट्स डिस्कस करना, कुछ और एक एक करके हम उसको बच्चे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, मतलब हमने डिलीवरी को डिले करे, किसकी रिक्वेस्ट पे डिले करे बच्चों? हमने बायर की रिक्वेस्ट पे हमने डिलीवरी को, क्योंकि कभी होता है कि एक पहला क्वेश्चन होता है कि सर अगर हमने डिलीवरी नहीं करे तो भी क्या हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? कि द आंसर इज यस, डिलीवरी जरूरी नहीं है, लेकिन हमने किसकी रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिले करे? बायर की। लेकिन ये 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए बेटा, इसको हमने डिलीवरी नहीं करे तो भी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पहला आपका गुड्स आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड होने चाहिए, ensuring that they are not transferable to another customer, मतलब गुड्स आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपने मेरे से ली, ठीक है, प्रोडक्ट आपने मैं बेचा, एग्जांपल, तो गुड आइडेंटिफाई, आपने बोले कि सर बाद में डिलीवर करें, आइडेंटिफाई, मेरे पास कोई और कस्टमर आएगा बोलेंगे सर ये दे दो हमको, मैं बोलूंगा नहीं ये प्रोडक्ट तो बिक चुका है। ठीक है, पहला। दूसरा, डिलेड बायर, आपने रिक्वेस्ट करेगी सर ये प्रोडक्ट आप हमको बाद में देना। तीसरा बेटा, गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी टू द बायर, आप जब बोलो, मैं बोलूंगा लेकिन रेडी है भाई, बना बनाया, आप बोलो जब हम दे देंगे। The buyer takes title and accept billing, आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके बेटा। तो इवन दो गुड्स डिलीवर नहीं हुआ तो भी मैं इससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं जब ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है। नाउ इन केस ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होगा बेटे? कि रिकॉग्नाइज आफ्टर फॉर्मली एक्सेप्टेड, मतलब यहाँ पे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस फाउंडेशन में पहले सिलेबस में, आई थिंक अब न्यू सिलेबस में हट गया वो, तो कि जब हम गुड्स दे तो देते लेकिन उसको उस वक्त सेल नहीं मानते, जब हमें कस्टमर अप्रूवल दे देता है बेटा तो हम उसको मानते। ये ऐसी एक्ट एडॉप्शन, ऐसी कोई हरकतें कर रहा है कि जैसे कि उसने मान लिया कि उसका वो गुड्स है बेटा, ओके। नाउ व्हाट इज हरकतें कर रहा है, मतलब वो यूज कर रहा है, लोगों को बोल रहा है मैंने कार, मेरी कार है देखो, ऐसा तो ऐसा कुछ एक्ट कर रहे से लगता है कि जैसे उसने मान लिया उसकी कार है। थर्ड, टाइम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज इलेप्स्ड, हमने बोले कि 15 दिन में बता दो कि तुम खरीदना चाहते हो कि नहीं, 15 दिन बीत गए तो हम उसको सेल्स मान लेंगे। या वेयर नो टाइम हैज बीन फिक्स, मतलब कोई टाइम हमने फिक्स नहीं करे थे कि 15 दिन 20 दिन बताओ, लेकिन एक रीजनेबल समय चलेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने चलेगा तो हम उसे सेल्स मान लेंगे। ठीक है, अब आते हैं गुड्स सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन। कभी तो 2 तरह के इंस्टॉलेशन होते हैं बेटा, एक होता है कि कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स वाला इंस्टॉलेशन तो वो बोलते हैं जब भी उसको इंस्टॉलेशन मानेंगे, जब भी उसको सेल्स मानेंगे जब इंस्टॉलेशन हो जाए, आफ्टर सेटिस्फैक्टरी इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद उसको हम सेल्स मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल केस ऑफ एसी, आप एसी परचेज करें, अब गर्मियों में हमने सोचा यार कूलिंग होना चाहिए तो हमने एसी आपने लिए बेटा, अब वो एसी आप खुद तो इंस्टॉल नहीं करते, तो जब इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद हम उसको क्या मानेंगे बच्चों? उसके बाद हम उसको आप रेवेन्यू मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो भी सेलर है जब इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद। अगर इंस्टॉलेशन सिंपल है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, हमने फ्रिज खरीदे लाया उसको लगा दिया, और क्या रहता है उसमें? कोई एक्सपर्ट लगता है कि अपने को इंस्टॉलेशन के एसी में लगता है वो वॉल में होल करते फिर फिट करते हैं ऑल दैट। तो रेफ्रिजरेटर इज वेरी सिंपल बेटे, तो उसमें वो कहता है कि आपने व्हेन द कस्टमर अग्री टू परचेज द गुड्स, कस्टमर अग्री हो गया कि परचेज द गुड्स ने जैसे गुड्स खरीदा तो उस वक्त हम उसको सेल्स मान लेंगे बेटा। व्हाट इज सेल्स एंड रीपरचेज अरेंजमेंट, अब इसको समझना। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए था, उसने गुड्स बेचा तो एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, स्वीटी को बेचा।
ऑब्स्क्यूरिटी से वापस वो गुड्स खरीद लिया, बेचा था 5 लाख रुपीज में बेटा और खरीद लिया 6 लाख रुपीज में, सेम गुड्स। तो ये बेसिकली वो अरेंजमेंट करे फाइनेंस का, उसको पैसों की जरूरत थी मिस्टर एक, तो उसने ऐसा बताया जैसे कि गुड्स बेचा, कैश अकाउंट को डेबिट किया, बाद में रीपेमेंट ऑफ लोन, एक तरह का लोन है, रीपेमेंट ऑफ लोन करना है, तो बच्चों उसने क्या करा, गुड्स वापस खरीद लिया और उसको पैसे दे दिया। तो वो अरेंजमेंट ऑफ लोन था, उसको परचेज सेल्स के थ्रू ट्राई कर रहे थे, लेकिन वैसा अलाउ नहीं। तो अगर आपने कोई गुड्स बेचे बाद में रीपरचेस कर ली सेम गुड्स को, तो आप उसको सेल्स नहीं मानते, तो क्या मानेंगे? तो जब आपने गुड्स बेचे तो जब कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट होगा, नॉट सेल्स अकाउंट। तो गुड्स दिए जरूर हो, हमारा ही गुड्स है, कस्टमर के पास है, बाद में वापस ले लेंगे। जब वो गुड्स वापस आ गए रीपेमेंट ऑफ लोन, सो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने लिए थे 5 लाख रुपए, दे रहे हम लोग 6 लाख रुपए, तो जो 1 लाख रुपए हमने ज्यादा के लिए, ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट। तो बेटा कोई गुड्स बेचे वापस खरीदे, उसको सेल्स परचेज नहीं कहेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज लोन टेकन एंड रीपेमेंट ऑफ। ओके, नाउ उसके बाद है बच्चों यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, बहुत सिंपल होता है बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट अपने को यहाँ पे गुड्स जो आपने खरीदे, आपने जो भी सॉरी बेचे, उसमें से प्राइस में से माइनस करके लिखना था। ट्रेड डिस्काउंट हम अलग से नहीं लिखते बच्चों। नाउ हियर कैश डिस्काउंट, व्हाट इज दिस कैश डिस्काउंट बेटा? कि कैश डिस्काउंट सेल्स करते वक्त नहीं दिया जाता है, वो बाद में कलेक्शन जल्दी हो जाए कस्टमर से, तो बाद में हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, तो उसका एज एन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। कंसाइनमेंट सेल में भी जब आप थर्ड पार्टी को कंसाइनी को, मैं कंसाइनर आप कंसाइनी, मैंने आपको गुड्स दिया तो मैं सेल्स नहीं मानूंगा जब तक आप थर्ड पार्टी को नहीं बेचते। जब आपने थर्ड पार्टी को सेल कर दिया तो मैं अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं, क्योंकि आप कंसाइनी, आप एजेंट का रोल प्ले कर रहे हो। ओके, गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर फॉर रीसेल, आपने रीसेल के लिए कोई गुड्स दी डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो जब भी सेल्स मानो, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, जैसे कंसाइनमेंट में करते, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जब थर्ड पार्टी कस्टमर को बेचेंगे जब भी हम इसको सेल्स मानेंगे। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन जो होता है, इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं बेटा, अपना कमीशन कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब पॉलिसी कमेंसमेंट होती है या रिन्यूअल डेट पे भी उनको कमीशन मिलता है। तो रिन्यूअल डेट पे भी अगर रिन्यू वाला केस है, रिन्यूअल डेट पे वो अपने को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे कमीशन को। क्या डिस्क्लोज करना है इस लाइन में? डिस्क्लोज सरकमस्टेंस वेयर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन, आपने कभी पोस्टपोन कर, क्योंकि सर्टेन नहीं था बेटा, तो अपने को यहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है, सिंपल। इसी के साथ हमें सारे कंसेप्ट ES9 के बच्चों यहाँ पे कवर कर ली। अब हम आईसी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चों कवर करेंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमसे क्या कहता है? That Zomato runs a food delivery business as per the arrangement. Zomato allows customer to order food from local restaurant is responsible the delivery of the goods within the stipulated time. During a particular it collects the money on order made online as under बेटा। तो वहां पे टोटल प्राइस चार्ज करा गया था 200 lakhs. Now the delivery charge is 60 lakhs and the GST is how much here? The 40 lakhs. Total is 300. तो हमसे पूछते हैं Zomato has Zomato और उसको स्विगी को मिक्स कर दिया उसने, ठीक है। Zomato has received 300 lakhs for the above order from the customer and the order were delivered to the customer in stipulated time. How much revenue should be recognized by a restaurant? तो रेस्टोरेंट की बात करें तो बेटा उसका 200 lakhs उसका रेवेन्यू है। How much revenue should be recognized by Zomato? That is 60 lakhs बेटा। और जो 40 है जो तो जीएसटी और गवर्नमेंट को हमको पे करना है। तो Zomato की इनकम से डिलीवरी चार्जेस, कमीशन बोलो, डिलीवरी चार्जेस, जो भी नाम दो बेटा, वो उसकी इनकम है। ओके, जो हमने एजेंसी वाला पढ़े थे वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया बेटा। ओके, नाउ हियर इलस्ट्रेशन नंबर 2, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। Illustration number 2 now. Now AB sells goods to CD on 1st of March 20x1. CD is having significant cash flow issue, मतलब जो परचेजर है उसको प्रॉब्लम है कैश की कुछ since last few months. However, it is trying to raise funding through the bank loan to be able to run this operation in future. So on 5th of May 20x1, CD is able to seek the funding and is expected to be able to pay the goods in future. अब एक्चुअल में बच्चों उसको कब यहाँ पे सर्टेन हुआ अमाउंट उसका? नॉट ऑन 1st of March को तो गुड्स बेचा गया था, लेकिन जिसको हमने बेचा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, वो लोन के लिए ट्राई करता कि ताकि बिजनेस को ऑपरेशन रन कर पाए। तो उसको कब पता चला बेटा कि वो आपको 5th of May का एक्चुअली उसको लोन मिल गया, तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन 5th of May बेटा, क्योंकि इस तारीख को सर्टेनिटी आई, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करें 5th of May को बेटा। ओके, नाउ हियर इलस्ट्रेशन नंबर 3 नाउ। Now AB sell goods to CD on 1st of January 20x1 for rupees 2 lakh. तो यहाँ पे सेल करा गया। After the sales was made, CD is having significant cash flow issue. It is trying to raise funds through the bank loan to be able to run its operation in future. However, it is unable to do so and has gone into liquidation 15th of March. अब बेटा वो तो लिक्विडेशन में ही चले गया ना बेटा। तो यहाँ पे जब तक आफ्टर द सेल्स आर मेड, हाँ इंपॉर्टेंट है बेटा, आफ्टर द सेल्स आर मेड। अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स हियर, नहीं यहाँ पे उसको पहले से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर द सेल्स, और मतलब हमने तो पहले यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली, मतलब आपने
तो सेल्स करे बाद उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो फिर उसको बैड डेट मानो। तो आप पहले तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो 1 जनवरी को बेटा, और यहाँ पे बाद में उसको लिक्विडेशन पे हो गया तो फिर बैड डेट पे तो बुक अ लॉस इन हिज बुक्स। मगर आपको सेल करे बाद वो अनसर्टेनिटी है तो पहले हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज को 1 जनवरी को ही बच्चों यहाँ पर कर दिए। ओके डन। ना उसके बाद यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखो उसने कहा दी एंट्री भी पास किया, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट बेटा, देन बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट। ओके वेरी सिंपल। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4 बेटा, वो कहता है हमसे दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ZX एंटरप्राइज हैज रिकॉग्नाइज्ड ₹100 lakhs on accrual basis income from dividend on units of mutual fund held by it. Now the dividend on mutual fund were declared on 15th of June. तो जब डिक्लेयर करा बेटा जब रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके अब यहाँ पे देखो आप 15th ऑफ जब डिक्लेयर करा गया, ओके जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते 15th ऑफ जून 2021 तो उस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। Now here Y Limited here use certain resources of X Limited. In return Y X Limited received ₹10 lakh and ₹15 lakh as interest and royalty. तो interest and royalty की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो interest on time in outstanding amount पे हम recognize करते हैं बच्चों, यहाँ पे outstanding amount यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप रॉयल्टी की बात करते हैं एज पर द अग्रीमेंट। ओके अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल एज पर द अग्रीमेंट। हियर सिंपल है ना बहुत, सिर्फ वो लिखना अपने को। नाउ after this illustration number just give me a minute, illustration number खत्म हो गए क्या? ठीक है illustration number now, ये illustration number यहाँ पे आ गया बेटा 6। The board of directors decided on 31st of March 2022 to increase the sale price of certain item retrospectively from 1st of January 2022. In view of this price revision with effect from 1st of January 2022, the company has to receive ₹15 lakhs from its customer in respect of the sales made from 1st of January 2022 to 31st of March। अभी कैसी बातें कर रहा है, उन्हें 31st of March 2022 को डिसाइड करे कि हम प्राइस बढ़ा रहे प्रोडक्ट का, बढ़ाओ आगे बढ़ेगा ना, तो बोलता नहीं रिट्रोस्पेक्टिव 1 जनवरी से तो सर्टेन नहीं बेटा मिलेगा, तो इसलिए रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज करना सही नहीं है। अगर वो सर्टेन रहता तो बात अलग है, आप उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं, ओनली देन द एडिशनल कब बोले अल्टीमेट कलेक्शन रीजनेबली सर्टेन है, जब अगर रीजनेबली सर्टेन नहीं है तो आप वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बेटा। ओके नॉट रीजनेबल इट इज पोस्टपोन्ड, उसको जब मिल जाएगा फिर जब सर्टेनिटी पे पूरा खेल है, सर्टेन तो करो, नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि सर्टेन होना चाहिए। कौन आपने गुड्स बेच दी उनको वापस कॉल करके बोलोगे नहीं हमने प्रोडक्ट बेचा 9,000 का, बाद में कॉल करेंगे 12 का 3 और तो दोगे क्या? नहीं देंगे, सीधी सी बात है, सर्टेनिटी नहीं है बेटा। नाउ ए क्लेम लॉन्च विद द रेलवे इन मार्च 2021 फॉर लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹2 लाख एंड बीन पास फॉर पेमेंट इन मार्च 2023, मतलब हमने ये 20x1 में करे थे क्लेम इन रेलवे को, अब कोई नुकसान हो गया होगा हमारा 2 लाख रुपए का, तो रेलवे में गुड्स जाता नुकसान हो गया, वो हमने 20x5 में उनको, मगर मिला हमको 2 लाख रुपए का क्लेम किए थे हमने, लेकिन मिला हमको सिर्फ 1,50,000 बेटा। नो एंट्री वॉज पास इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी की बुक्स में एंट्री हमने पास बच्चों करे नहीं थे। बट व्हेन द क्लेम वॉज लॉन्च, व्हेन द क्लेम वॉज लॉन्च यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने क्लेम लॉन्च करते मार्च 2021 में, जब हमने उसकी एंट्री नहीं पास करे थे तो सही था। अब कुछ बच्चे बोल सकते जब करना था तो प्रायर पीरियड आइटम का अभी कर रहे हो, अब ना सर्टेनिटी पे खेले बेटा। अगर सर्टेन रहते 20x1 में के क्लेम मिल ही जाएगा तो रिकॉग्नाइज कर देना था, लेकिन सर्टेन लग नहीं रहा क्योंकि हमने क्लेम करे थे 2 लाख, मिला 1,50,000, इसलिए सर्टेन नहीं था, तो उस वक्त हमने अकाउंटिंग नहीं करे, बेहतर ही था हमने मार्च 2023 में जब मिला, जब हमने उसकी अकाउंटिंग एंट्री करे, जो कि सही ट्रीटमेंट है बेटा। ओके नाउ हियर अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज में ना, एमसीक्यूज हमारे जो क्लास की बुक थी वहां पे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन रहता है वहां लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही एमसीक्यूज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, विच ऑफ द कंडीशन मेंशन बिलो मस्ट बी मेट टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। अच्छा रेवेन्यू मस्ट बी मेट, द एंटिटी सेलिंग द गुड्स नॉट रिटेन एनी कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली हमारा उसको कोई कंट्रोल नहीं, हमने बेच दिए, तो ये तो सही पॉइंट है। व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच इज नॉट नेसेसरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स सही नहीं है, तो वो क्राइटेरिया नहीं है। रेवेन्यू कैन बी मेजर रिलायबली, ये क्राइटेरिया है बेटा। द सप्लाई इज पेड, पेमेंट जरूरी नहीं हो, क्रेडिट सेल भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है। इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द बायर विल पे द गुड्स, हाँ अल्टीमेट कलेक्शन रीजनेबल, तो इसलिए आंसर 1, 2, 1, 3 एंड 5, तो यू कैन सी 1, 2 एंड 5, नो 1, 3 एंड 5 आंसर इज सी बेटा। ओके नाउ सेकंड हियर
वो कहते हैं कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय वन पार्टी बट ओन बाय द अदर पार्टी। करेक्ट है। तो एक कंसाइनमेंट उसी को बोलते हैं कि मेरा गुड्स है, मैंने ओन करके रखा लेकिन गुड्स आपके पास रखा, आप कंसाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन इज द कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, वो है बेटा। सो मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटेन द इन्वेंट्री। तो सही बात है बेटा कि मैन्युफैक्चरर की बात करते इंडिकेट्स करता है, कैन नॉट रिक्वायर नहीं, ये बात तो गलत है। मैन्युफैक्चरर मैं हूं तो मैं कंसाइनर, कंसाइनी को मैं जब चाहूँ बोले कि गुड्स मेरे को वापस यहाँ पे दे दो करके, कैन नॉट नहीं, आई कैन एनी टाइम आई कैन कॉल इट बैक। डीलर हैज द राइट टू रिटर्न द इन्वेंट्री, डीलर का क्यों राइट रहेगा, कंसाइनी का थोड़ी ना राइट है, कंसाइनर का गुड्स। ओके। मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइसिंग ऑफ गुड्स, करेक्ट। एनी चेंजेस इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव बाय द मैन्युफैक्चरर, सही बात है। ये बात हुई ना मैं इसकी कंसाइनमेंट की बात कि मैन्युफैक्चरर का गुड्स उसके राइट से पूरे बेटे, जब वो चाहे प्राइस बदल जाए। आंसर सी। मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द गुड्स, एनी चेंजेस इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव बाय द डीलर, डीलर क्यों अप्रूव करेगा, मालिक है कंसाइनी नहीं, इसलिए डी भी आंसर नहीं है। Now, which of the following transaction qualifies revenue for Mrs. AB Enterprise? Sale of rupees 20 lakhs made under consignment sale. Okay, जब वो consignment consignee बेचेंगे जब सेल मानेंगे। Sale of an old machine तो PP हो गया। Service provided to the customer, correct. In the normal course of business, sales recorded rupees 50. ये है सेल। अब नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर दी बेटा आपने, तो पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस प्रोवाइड कर दी और नॉर्मल कोस्ट ऑफ एक्टिविटी। सेल्स ऑफ रुपीज 25 लाख मीटर कंसी रिपीट हो गया, ए और पी, बस अमाउंट ए और डी अमाउंट बदला बस। आंसर इज सी। नाउ हियर द अकाउंटिंग क्लब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें बेसिकली पूछा कि रेवेन्यू मेंबरशिप से कितनी अपने को रिकॉग्नाइज करना है, तो मेंबरशिप प्रोवाइड करते से रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करा। बेटा ख्याल रखना, हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो करते, उसने बहुत इधर उधर की बातें घुमाने के लिए करा। भाई अक्रूवल बेसिस कितने मेंबर है, कितनी मेंबरशिप फीस है पर मेंबर, बात खत्म, मल्टीप्लाई कर तो रेवेन्यू आ जाएगा। तो अकाउंटिंग क्लब हैज 100 मेंबर्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल मेंबरशिप फी ऑफ रुपीज 5000। तो 5000 मेंबरशिप फीस है, 100 मेंबर्स है, 100 मल्टीप्लाई बाय 5000 दैट इज 5 लाख, 5 लाख इज द आंसर। बाकी पूरा उसने कंफ्यूज करना है आपको, दूसरा मसाला वहां पे दिया। During the current year, all members have paid the fee. However, 5 members have paid an amount of rupees 10,000 each. Of these 3 members paid the current year's fees, also the previous year dues. Remaining 2 members have paid next year fees of rupees how much? 5,000 in advance. Advance दिया कुछ आउटस्टैंडिंग, अरे हम उससे क्या करना है, हमें तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना, हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। 100 मेंबर्स है, 5,000 मेंबरशिप पर मेंबर, बात हो गई खत्म। तो 5 लाख विल बी द रेवेन्यू। नाउ हियर वो हमसे कहते हैं कि फ्लिक्स नेट इंटरनेशनल ऑफर्स सब्सक्रिप्शन फी मॉडल ऑफर करता है, आजकल आता है ना नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट, टू अलाउ द पेड सब्सक्राइबर एनुअल व्यूइंग ऑफ मूवीज, स्पोर्ट्स इवेंट एंड अदर कंटेंट। इट अलाउज यूजर टू रजिस्टर फॉर फ्री एंड हैव एक्सेस टू लिमिटेड कंटेंट फॉर 1 मंथ विदाउट एनी चार्जेस। तो बोलते हैं फ्री में कर लो, 1 महीना फ्री पूरा, ठीक है। तो कहते हैं कस्टमर इज राइट टू कैंसिल द सब्सक्रिप्शन विद इन 1 मंथ, बट इट इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फी आफ्टर द फ्री पीरियड। 1 महीना फ्री में देखो, के बाद अगर आपको देखना तो 1 साल का पेमेंट करना रहेगा, और फिर 1 साल देखो आप आगे के। XY हैज सब्सक्राइब फॉर फ्री व्यूइंग ऑन 1st of March, 1st of March 21 को फ्री के लिए देखने के लिए आप करे। आफ्टर 1 मंथ दैट इज 31st March 2021 हैज अग्रीड टू पे द एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस and paid, or you can say 31st March or 1st of April बेटा, rupees 1200 on 31st, अच्छा पे करे 31st मार्च को ही पे करे, ठीक है। लेकिन ये जो पे करे बेटा, ये एक्चुअली सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करे, आपने पूरे साल की सर्विस आगे प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो कहता है कि रेवेन्यू दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्लिक्स नेट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 इज 1222 की बात चल रही है बेटा, कि आपको यहाँ पे मिला 31st March 21 को, लेकिन हमने सर्विस प्रोवाइड करे नहीं ना, आगे प्रोवाइड करूंगे भी 1 साल, तो वो 22 में आएगा। ओके, आई थिंक इतने ही एमसीक्यूज आपके उसमें हैं, आईसी के स्टडी मटेरियल 5 ही है ना, यस। बाकी क्वेश्चन बेटा जो सिनारियो जो सिंपल क्वेश्चन है, आप 3-4 क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे ये सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। हमने यहाँ पे रिवाइज करे कौन सा एएस। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।